अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखो कि सितारे जो हैं अंधेरे के बिना नहीं चमकते। सितारे अंधेरे के बिना नहीं चमकते। हीरा तो दिन में ही चमका करते हैं। हीरा दिन में ही चमका करते हैं, सितारे तो अंधेरे में चमका करते हैं। आप तो वो सितारे हैं, आप तो वो हीरे हैं जो दिन और रात दोनों चमका करते हैं। यदि आप अभी मुसीबत में घिरे हुए हैं, यदि आप अभी मुसीबत में घिरे हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका ज़िंदगी जो है, जीवन जो है बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यही अंधेरा जो है आपको चमका देगा। अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, और अच्छे इंसान बनने के लिए एक अच्छे इंसान की ज़रूरत होती है, और वह इंसान जो है अच्छा बनने के लिए अच्छे इंसान की तलाश करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसी सोच में जो है हर इंसान जो है वो क्या करते हैं, अच्छे इंसान की तलाश करते हैं। और यदि आपको भी अच्छे इंसान की तलाश है तो अच्छे इंसान की तलाश करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी सूरत को आईने में देखना पड़ेगा। और परिवर्तन से डरना नहीं है। यदि अपने ज़िंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो संघर्ष से कतराइए मत। मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता जो होती है वह अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते तो हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं करते हैं, और वही इसकी सबसे बड़ी कायरता होते हैं। और यदि अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो अपने मन में जो दूसरे विचार हैं उस विचार को अपने दिमाग से क्या करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा। यही सफलता की कुंजी है। यदि आप भी लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो आपको एक ही लक्ष्य अभी निर्धारित करना है, वो भी लाइब्रेरियन। अगर आप बहुत सारे लक्ष्य को निर्धारित करिएगा तो ये कहीं का नहीं रहिएगा जी। या अगर आप दूसरे लक्ष्य को निर्धारित किए हैं तो उसी पर आप फोकस कीजिए। आप 50 गो लक्ष्य को निर्धारित मत कीजिए, नहीं तो आपका कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। और मैं जहाँ तक देखता हूँ, मेरी जो अपने अनुभव हैं, यह लाइब्रेरी जो है बहुत अच्छा पोस्ट है आपके लिए। ये रॉयल जॉब है और सैलरी भी ठीक है। आपको ज़िंदगी भर पढ़ने का भी अनुभव होगा। आप ये बहुत सारे बुकों का भी अध्ययन कर सकते हैं, और यह जो पोस्ट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप मन लगा के लाइब्रेरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप जो है अभी से क्या कीजिए, मन लगा करके लाइब्रेरी का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है क्लास के अलावा अगर 2 घंटा मन लगा करके पढ़ लेते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी है। आज का भी मॉक टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं टेस्ट दिए हैं। आप दीजिए, टेस्ट दीजिए, डेली क्यूज को देखिए। अब आपका बैच में ही आज से डेली क्यूज है, और वह देख लीजिए। जो अभी तक नहीं देखे हैं वह डेली क्यूज को बस देख लीजिए। DQ30 होगा आज का टेस्ट, आप देख लीजिए। और प्रत्येक संडे को स्पेशल टेस्ट, उसमें अवश्य भाग लीजिए। यह टेस्ट का समय निर्धारित है, वह 1 बजे से 3 बजे तक। जो स्टूडेंट्स प्रत्येक संडे को 1 बजे से 3 बजे तक टेस्ट नहीं दीजिएगा वह इस स्पेशल टेस्ट से वंचित हो जाइएगा। और जो 4 टेस्ट में जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। उमेश स्टडी जो है उसको सम्मानित करेगा। आप के लिए संडे को तो क्लास ऑफ है, मंडे से फ्राइडे तक आपका क्लास चलती है वह सिलेबस के अनुसार। और प्रत्येक सैटरडे को मैराथन क्लास, जो ये 5 दिन आप जो पढ़ते हैं उसका 6ठा दिन जो है क्या है, यह पूरे रिवीजन मैराथन क्लास। और मैं जितना भी बता रहे हैं वो सभी जो हैं यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके लाइब्रेरी के क्षेत्र में पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं, या कहीं ना कहीं वह इम्पोर्टेंट हैं।
आप उसको क्या करें, अवश्य ही जो है अच्छी तरह से ये गहन अध्ययन करें। अब आज की क्लास जो है आपके लिए राजा राम मोहन राय से संबंधित हैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन पर आधारित आज की क्लास है। यह क्लास बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले राजा राम मोहन राय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जो है आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं और एक अथक समाज सुधारक भी कहे जाते हैं। वह अथक समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत में प्रबोधन और उदार सुधारवादी और आधुनिकरण के युग का उद्घाटन किया। इन्होंने ही क्या किए थे? सती प्रथा, बाल विवाह, इन सभी पर रोक लगाए थे। सबके बारे में अभी जो है आपको बताने वाला हूँ, आप इसको पढ़ेंगे। थोड़ा उनका जो है संक्षिप्त जीवनी मैं बता देता हूँ। राजा राम मोहन राय 16 वर्ष की आयु में वह अपने गांव लौटे जब थे तो क्या हुए थे? वह हिंदुओं की मूर्ति पूजा का वह विरोध करना शुरू कर दिए थे। मूर्ति पूजा पर वह एक तर्कसंगत आलोचना लिखे थे। यहाँ तक वह ईसाई धर्म के भी जो ईसा मसीह हैं उनको वो देवता मानने से इनकार कर दिए और वह अपना पूरा तर्क दे दिए कि यह देवता किसी भी हालत में नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने उनका विचारधारा जो था, विचारधारा क्या था? तो राजा राम मोहन राय पश्चिमी आधुनिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। उनका विचारधारा पश्चिमी सभ्यता से मिलता जुलता है और वे बुद्धिवाद तथा आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बहुत बल दिया करते थे। राजा राम मोहन राय की तत्कालिक समस्या उनके मूल निवास बंगाल के धार्मिक और सामाजिक पतन की थी। मैं इस क्लास में पॉइंट टू पॉइंट आगे बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा इसके बारे में जीवनी बता दे रहा हूँ। यह वैसे हिस्ट्री से संबंधित है, लेकिन फिर भी आज आपकी टॉपिक जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन पर आधारित है, इसीलिए मैं आपको भी थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि आखिर राजा राम मोहन राय थे कौन। तो राजा राम मोहन राय पश्चिमी आधुनिक विचार से बहुत प्रभावित व्यक्ति थे और वह आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता और अथक समाज सुधारक थे। और राजा राम मोहन राय की तत्कालीन समस्या क्या थी? तो मूल निवास जो है वह बंगाल के धार्मिक और सामाजिक पतन की थी। वह देख रहे थे कि बंगाल की धार्मिक और सामाजिक पतन हो रहा है और सबसे बड़ा इनके जीवन का जो है सदमा उस समय हुआ जब उनकी अपनी ही भाभी सती हो रही थी। अपने भाभी को सती होते हुए देखा तो उसी समय वह अपने मन में ठान लिया कि मैं इसका विरोध करूंगा और क्या करूंगा, इस सती प्रथा को मैं अंत कर दूंगा। और उसके लिए बहुत वह प्रयास किए और अंततः जो है वह सती प्रथा को जो है वह अंत ही कर दिए। और क्या हुआ? तो राजा राम मोहन राय का मानना था कि जब तक महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अमानवीय रूपों से मुक्त नहीं किया जा सकता है तब तक हिंदू समाज प्रगति नहीं कर सकता है। यह ऐसी धारणा सिर्फ हिंदू समाज में ही थी। मुस्लिमों में यह सती प्रथा नहीं, यह हिंदुओं में, और यह भी उपज जो है ब्राह्मणों का उपज था और यह भी स्वयं अपने आप ब्राह्मण थे। राजा राम मोहन राय ने निष्कर्ष निकाला कि धार्मिक सुधार हो या सामाजिक सुधार हो या राजनीतिक हो, सभी का आधुनिकीकरण आवश्यक है। और राजा राम मोहन राय का यह भी मानना था कि प्रत्येक पापी को अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, यदि आत्मशुद्धि और पश्चाताप के माध्यम से किया जाना चाहिए कि आडंबन और अनुष्ठानों के माध्यम से नहीं। बहुत सारे पापी क्या होते हैं, पाप कर लेते हैं, उसके बाद हवन करा लेते हैं, यज्ञ करा लेते हैं, उससे उसके ये पाप जो है नहीं कटता है। पापी को हमेशा कहता है कि अपनी पाप को क्या करें, आप इसके लिए प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, तब ये उसका पाप जो है हरता है और अपने पाप को जो है किसी दूसरे के साथ शेयर करें।
ऐसा इसलिए साइंटिफिक कारण है, यदि वह पापी अपने पाप को शेयर करता है तो उसे शर्म आती है और वह अपने आप इस काम को, घृणा काम को क्या करता है, वह छोड़ देता है। राजा राम मोहन राय इस्लामिक एकेश्वरवाद के प्रति बहुत आकर्षित थे। वह अंततः वह एक ही बोले कि भगवान एक हैं। प्रायः यह कथन बहुत सारे सब विचारधारा के लोगों का है कि भगवान एक हैं, केवल नाम उनका अनेक है। तो इनका भी कहना है ईश्वर सिर्फ एक ही है। और राजा राम मोहन राय इस्लामिक एकेश्वरवाद के प्रति बहुत आकर्षित हुए थे। उन्होंने कहा था कि एकेश्वरवाद भी वेदांत का मूल संदेश है और इनका धार्मिक सुधार में भी बहुत बड़ा क्या हुआ, तो यह योगदान रहा। इन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठान और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और वह आत्मीय सभा का कलकत्ता में क्या किया, आयोजन किया। और इन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांड की आलोचना किए और ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिए और कहे कि ये ईसा मसीह ईश्वर नहीं है। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में उन्होंने अपने न्यू टेस्टामेंट के तहत वे नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की और इसके बाद वह समाज सुधार में भी काम किए। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध अभियान चलाया। जो बहुत सारे लोग क्या करते थे, पॉइजन खा करके मर जाते थे, तो इसके विरुद्ध भी अभियान चलाया और ज़िंदगी क्या होती है इसके बारे में पाठ पढ़ाया। और वह महिलाओं की स्वतंत्रता और विशेष रूप से सती और विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अपने अग्रणीय विचार और कार्रवाई के लिए जाने जाते थे। वो अपने बेटा का सबसे पहला विवाह जो है विधवा से ही कराए थे। उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा और विधवाओं की अपमानजनक स्थितियों का विरोध किया था और महिलाओं के लिए विरासत तथा संपत्ति के अधिकार की भी मांग की थी कि महिलाओं का भी क्या है, अधिकार है। हमारे समाज बहुत तेज है, वह लड़कियों को दहेज दे करके जो है उसके हक को मार देता है और ऊपर से कहता है कि दहेज लेता है। और तो ये इसके भी विरोध किए थे और उनके संपत्ति का जो अधिकार है महिलाओं का, वह भी उसकी मांग किए थे। इसके बाद राजा राम मोहन राय जो है 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना किए। वही ब्रह्म सभा जो है लास्ट में उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, ब्रह्म समाज कर दिया गया। यह पुरोहितों, अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ थे। वह बलि प्रथा के खिलाफ थे, वह उसको घिनौना काम मानते थे। वह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित थे। यह सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखते थे। वे आधुनिक भारत में बौद्धिक सुधार आंदोलन चलाए थे और वह बौद्धिक सुधार चाहते थे। उसके बाद वे तर्कवाद और प्रबोधन का उदय हुआ, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में भी वह योगदान दिए थे। यह आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का अग्रदूत रहे। यह 1866 में 2 भागों में बट गया। एक भारत के ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व जो है केशव चंद्र सेन ने किया, और दूसरा जो है आदि ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। तो यह समाज जो है 2 भागों में बट गया। कब बट गया? 1866 ईस्वी में। और उसके प्रमुख नेता जो हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन थे। उन्होंने देशवासियों के लिए शैक्षणिक सुधार का भी बहुत काम किए और 1817 में हिंदू कॉलेज खोलने के लिए डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किए, जबकि राय के अंग्रेजी स्कूल में मैकेनिक्स और वेल्टेयर के दर्शन का पढ़ाई किए थे। और 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किए, जहां भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों के पाठ्यक्रम को चलाया गया था।
और इनके योगदान जो है प्रेस की स्वतंत्रता में भी रहा और कराधान सुधार में भी रहा। और यह बंगाली जमींदारों की दमनकारी प्रथा की निंदा किया करते थे और भूमि के लिए न्यूनतम किराए के निर्धारण की मांग की और उन्होंने कर मुक्त के उन्मूलन की भी मांग किए थे। तो इन्होंने समाज सुधार के साथ साथ शैक्षणिक सुधार पर भी बहुत ज़्यादा बल दिए। अब मैं मेन फोकस कर रहा हूँ आपके जो है टॉपिक पर। यह आप यहाँ पर जो फिगर देख रहे हैं यही हमारे क्या हैं, राजा राम मोहन राय जी हैं। ये राजा राम मोहन राय जी हैं और इनका नाम जो है पहले राम मोहन राय था। राजा जो है नाम यह आपको जो जुड़ा हुआ है यह बाद में जुड़ा। इसका मूल नाम जो है बचपन का नाम राम मोहन राय है। और जन्म कब हुआ? तो 22 मई 1772 ईस्वी को। कहाँ? तो बंगाल राज्य में, जो कहाँ पड़ता है यह भारत में। और इनका जन्म जिला क्या है? बंगाल राज्य के हुगली जिला में इनका जन्म हुआ। किस गांव में? तो राधा नगर गांव में हुआ था। तो ये राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में हुगली जिला के राधा नगर गांव में। और प्रपितामह कौन थे? कृष्ण चंद्र बनर्जी इनके प्रपितामह थे। और इनकी निधन कब हो गई? तो 27 सितंबर 1833 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। किनका? राम मोहन राय का। कहाँ? तो यह स्टेपल्टन ब्रिस्टल इंग्लैंड में इसकी मृत्यु होती है। कैसे? तो मैंने ये मेनिंजाइटिस एक फीवर है, ब्रेन फीवर, इसके कारण जो है उसको क्या होता है यह मृत्यु हो जाती है। और जिस तरह से हमारे देश में अंग्रेज़ों के नाम पर बहुत सारे ये ऐतिहासिक स्थल का नाम रखा गया है, उसी तरह से इंग्लैंड में भी ब्रिस्टल की सड़क का नाम जो है राजा राम मोहन राय रखा गया है। इनके नामों पर रखा गया है। यह राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो इंग्लैंड गए थे। माता का नाम तारनी देवी और पिता का नाम रमाकांत राय। ये राजा राम मोहन राय के पिता का नाम क्या था? ये रमाकांत राय। और माता का क्या नाम था? तारनी देवी। राजा राम मोहन राय का कौन संप्रदाय के थे? तो राजा राम मोहन राय जो है वैष्णव संप्रदाय के थे। ये सब बहुत पूछता है ये सब चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, सब में पूछता है कि राजा राम मोहन राय किस संप्रदाय के थे? तो यह वैष्णव संप्रदाय के थे, जबकि इसकी माँ जो है वीर शैव संप्रदाय के थे। तो राजा राम मोहन राय के माता का संप्रदाय क्या था? यह वीर शैव संप्रदाय था। राजा की उपाधि क्या थी? राजा की उपाधि जो है, यह राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा की उपाधि जो है अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड का पूरा नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय था। इन्होंने ही राजा को राजा की उपाधि दी थी। किसको? राम मोहन राय को। और उसी समय से इनके नाम में नाम जुड़ गया राजा राम मोहन राय। तो राजा नाम जो है राम मोहन राय के नाम में बाद में जुड़ा। और किसने जोड़ दिया? अकबर शाह द्वितीय ने। और इनकी उपलब्धि क्या है? तो 1834 में इंग्लैंड का दौरा करने वाला यह प्रथम भारतीय थे। और पत्नी कितने थे? 3 पत्नी। पहली पत्नी जो है 9 वर्ष की जब हुए थे तब उनकी शादी हो गई थी बाल विवाह के अंतर्गत, लेकिन 1 साल के बाद ही उसकी पत्नी जो है मर जाती है। और दूसरा विवाह होता है 10वां वर्ष में, फिर वो भी कुछ ही वर्षों में मर जाते हैं। और इसके बाद तीसरी विवाह जो है फिर होते हैं, वो भी ज़्यादा दिन नहीं, वो भी मर जाती है। अब वो 3 विवाह किए थे। इनके कितने पत्नियां थी? तो 3 पत्नियां थी। प्रसिद्धि जो है सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह का विरोध इनकी मुख्य प्रसिद्धि है। इन्होंने सती प्रथा का, बाल विवाह का, बहु विवाह का
ये बहुत विरोध किए थे। और इनका गुरु कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनका गुरु रहे। और ब्रिस्टल की सड़क का नाम क्या है? ये इंग्लैंड में है। यह इनका नाम राजा राम मोहन राय रखा गया है। और पेशा या देश, यह पुरुष हैं और ये इतिहासकार रहे हैं और यह भारत देश के हैं। और यह जनक जो है भारतीय पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। और यह रॉबर्ट रिचर्ड्स ने इनको यह भारत पत्रिका का जनक कहा है। और भी हैं, यह देख लीजिए। अब मैं घटना चक्र पर मैं बात कर रहा हूँ। 1803 ईस्वी में सबसे पहले तूफात उल मुवाहिदीन, यह देवताओं को एक उपहार, जिसका अर्थ होता है तूफात उल मुवाहिदीन, यह 1803 ईस्वी में सबसे पहला प्रकाशन किए थे। और 1803 से 1804 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में काम किए थे। और 1814 ईस्वी में वह अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिए थे। और 1814 में ही मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता और निरर्थक अनुष्ठानों एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के विरोध करने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किए। ये इनके द्वारा सबसे पहला सभा किया गया था। कौन सा? आत्मीय सभा। इसलिए यह समाज सुधार काम करने के लिए ही क्या किया, अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिए। वह सोच रहे थे कि मैं इस नौकरी में रह कर के मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो इन्होंने क्या किया? 1814 ईस्वी में अपनी नौकरी से वह इस्तीफा दे दिए। कौन सा? ये वुडफोर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी में जो नौकरी करते थे। 1815 में आत्मीय सभा का गठन करते हैं। 1816 में पहली बार अंग्रेजी भाषा में हिंदुत्व, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हिंदुज्म कहते हैं, शब्द का इस्तेमाल किए। तो हिंदुज्म शब्द का इस्तेमाल करने वाले कौन हैं? राजा राम मोहन राय हैं। वह सबसे पहला प्रयोग कब किए थे? 1816 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में क्या किए? हिंदू कॉलेज खोलने के लिए डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किए। 1820 में ईसाई धर्म के कर्मकांड की आलोचना किए और ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिए। और 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना किए। फिर 1825 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किए। और 1826 में जूरी एक्ट का विरोध किया। जूरी एक्ट उस समय का बहुत बड़ा खतरनाक एक्ट था। इसमें अगर कोई आप गलती करते हैं तो वह समझिए यह कानूनी तौर पर जज वगैरह नहीं दे करके आपका जो है यह सज़ा आपको पब्लिक, जहाँ पर 500 से 5000 तक का पब्लिक रहते थे, उसमें कौन पब्लिक आपको सज़ा देगी यह किसी को मालूम नहीं रहता था। यदि किसी तरह से आपको मालूम भी हो जाता तो वह दूसरा भी तीसरा भी आपको सज़ा दे देती। और यह बहुत खतरनाक सज़ा थे जो इस एक्ट को वह क्या किए? विरोध किए। और अंततः जो है वह ख़त्म ही हो गया। 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की, जो बाद में इसका नाम क्या हो गया? ब्रह्म समाज बन गया, की स्थापना किए थे। तो ये पूछता रहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय जी ने किए थे। कब किए थे? 1828 ईस्वी में। इसमें अगर पूछ देगा आपको कि ये ब्रह्म समाज का पुराना नाम क्या है? तो ब्रह्म सभा। तो ये ब्रह्म सभा मतलब ब्राह्मणों की सभा। और ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो वेद को जानते हैं उसी को ब्राह्मण कहते हैं। और 1829 सती प्रथा को समाप्त किए। और यह किसकी सहायता से? तो लॉर्ड विलियम वेंटिक ने इसकी घोषणा कर दिए कि यह सती प्रथा आज से क्या होगा? समाप्त होगा। अगर कोई मर्द की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी जो है चिता पर जल करके नहीं मरेगी। पहले जो है ऐसा घिनौना काम जो दिल दहला देने वाला था, अगर किसी मर्द की जो है मृत्यु हो जाती थे तो उसकी पत्नी को जिंदा जो है उनके साथ चिता पर बैठ करके आग में भस्म होना पड़ता था। उसी को सती प्रथा कहते थे, सती होना कहते थे। तो 1830 में यह सती प्रथा संबंधी अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न संभावित
अशांति का प्रतिकार करने से वह इंग्लैंड में क्या किए, चले गए। समाज के लोग फिर भी इसको नहीं मान रहे थे। 1829 में तो लागू हो गया कि सती प्रथा समाप्त हो गया, कोई भी महिलाएं जो है अपने पति के चिता पर नहीं जलेगी, लेकिन फिर भी समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस काम को करते रहे और जिसका बहुत बड़ा विरोध हुआ और इस अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न संभावित अशांति को प्रतिकार करने से वह इंग्लैंड गए और वहाँ पर जाकर के इस पर रोक अंततः लगाए रखे और यह अधिनियम जो है आज तक लागू है। वह समझ गए कि इतना ये पूरे जोर शोर से जो विरोध हो रहा है तो यह सती प्रथा को जो समाप्त कर दिया गया है उसको फिर से लगा दिया जाएगा। और वह इंग्लैंड जा कर के वह रानी से मिल कर के बिल्कुल इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और 1833 में समाचार पत्र नियमों के विरुद्ध प्रबल आंदोलन चलाए और 1835 में समाचार पत्रों की आज़ादी के लिए मार्ग बना और उन्हें सम्मान या उपाधि दिया गया। और अकबर सेकंड, ये देखिए यह सम्मान या उपाधि जो है अब मैं बात कर रहा हूँ, अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दिए थे। और टैगोर ने क्या कहा था, टैगोर भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमकता सितारा है। कौन, राजा राम मोहन राय को भारत का एक चमकता सितारा कहा है। तो ये भी पूछ देता है कि भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा कौन है, तो राजा राम मोहन राय। यह किसने कहा, यह उपाधि किसने दी थी, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने। राजा राम मोहन राय के साहित्यिक कार्य पर मैं सबसे पहले फोकस करता हूँ। तुहफत उल मुआइदीन, यह 1804 में प्रकाशित हुआ था। वेदांत गाथा 1815 में। आप कहिएगा सर ऊपर में तो आप 1803 बताए हैं। तुहफत उल मुआइदीन, देवताओं का उपहार, यह 1803 के जो है लास्ट में जो है प्रकाशन हुआ था दिसंबर में, और वह जो है समाज में 1804 में जो है क्या हुआ था, आया था। तो इसलिए 1804 जो है माना जा रहा है। अगर परीक्षा में 1803 और 1804 दोनों रहे तो आप उसमें जो है 1804 पर क्लिक करेंगे, अगर 1803 रहेगा तो सिर्फ 1803 पर। और वेदांत गाथा 1815 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वेदांत सार के संक्षिप्तकार का अनुवाद जो है 1816 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। केनोपनिषद 1816 में, ईशोपनिषद 1816 में, कठोपनिषद 1817 में और मुंडक उपनिषद 1819 में, हिंदू धर्म की रक्षा 1820 में, द प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस 1820 में। इसी के अंतर्गत वह ईसा मसीह को, जीसस क्राइस्ट को भगवान मानने से वह क्या किए, मना कर दिए। बंगाली व्याकरण की भी रचना 1826 ईस्वी में किए थे। द यूनिवर्सल रिलीजन का 1829 में रचना किए और भारतीय दर्शन का इतिहास 1829 में प्रकाशित हुआ था और गौड़ीय व्याकरण 1833 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और वह कुल अपने जीवन में जो है 13 बुकों का प्रकाशन किए थे। और मैगजीन वगैरह का तो नाम छोड़ दीजिए, बहुत सारे जो हैं वह पेपर सब में भी उनका जो है प्रकाशन आता था, मैगजीन वगैरह भी प्रकाशित किए थे। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की अब मैं बात कर रहा हूँ। मेन आज की क्लास जो है यही है RRRLF जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका ये कहाँ है, तो DD 34 सेक्टर 1 सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता में है। इसकी स्थापना मई 1972 में 200 जन्मदिन पर, 200वां जन्मदिन जो है राजा राम मोहन राय पर भारत सरकार ने क्या किए, इसके स्थापना किए। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो श्री कंचन गुप्ता जो है इस संस्था के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और वर्तमान महानिदेशक कौन है, प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, BP बरुआ जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसका कार्यकाल कितना है, 9:30 से 6 बजे शाम तक जो है, शनिवार रविवार को यह संस्था बंद रहती है। इसका वेबसाइट है http://rrlf.gov.in। आप इस पर क्लिक करके इससे संबंधित सभी जानकारी को भी आप हासिल कर सकते हैं।
अब देख लीजिए, राजा राम मोहन राय की स्मृति में उसके 200 जन्मदिन पर भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग के अधीन एक संस्था के रूप में 1972 में स्थापना की। कब? तो ये मई 1972 में इसकी स्थापना होती है। किसका? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का। कौन करते हैं? तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग। और राजा राम मोहन राय ने अपना समस्त जीवन प्रौढ़ शिक्षा तथा समाज कल्याण में क्या किए? बिताए थे। RRRLF एक केंद्रीय स्वायत्त संस्थान है। यह बहुत बार पूछा है कि RRRLF किस प्रकार के संस्थान है? तो केंद्रीय स्वायत्त संस्थान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन? यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यह पूरी तरह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। माने RRLF को अनुदान किससे मिलती है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। RRRLF पश्चिम बंगाल संस्था अधिनियम 1961 के तहत क्या है? वह पंजीकृत है। और यह भारत सरकार का एक प्रधान संस्थान है। कौन? RRLF। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में निहित उद्देश्यों के अनुरूप देश में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं का समर्थन देना और देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के आंदोलन को बढ़ावा देना इसका क्या है? मुख्य कर्तव्य है। RRRLF का सर्वोच्च निधि निर्माता निकाय फाउंडेशन नाम से जाना जाता है। RRRLF भारत सरकार द्वारा नामित 22 सदस्य होते हैं, जिनका चयन प्रख्यात शिक्षाविदों, पुस्तकालय अध्यक्षों, प्रशासकों और वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में काम कर चुके लोगों में से किया जाता है। संस्कृति विभाग भारत सरकार के मंत्री, उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति RRLF के अध्यक्ष होते हैं। RRLF का एक संबंध सार्वजनिक पुस्तकालय से है। ये भी पूछता है कि RRLF का संबंध किससे है? तो सार्वजनिक पुस्तकालयों से। और RRLF सार्वजनिक पुस्तकालय के निर्देशिका का निर्माण प्रकाशन कौन करता है? तो ये RRLF ही करता है। RRLF राष्ट्रीय स्तर पर भारत में पुस्तकालय और सूचना नीति लागू किया है। और यह भारत में राष्ट्रीय सूचना नीति जो है ILA के साथ मिलकर के यह लागू किए हैं। कौन? RRLF और ILA दोनों मिलकर के भारत में राष्ट्रीय सूचना नीति को लागू किए हैं। RRLF ने सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। तो कौशल विकास कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो यह RRLF के द्वारा। अब चर्चा कर रहे हैं कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय संगठन के उद्देश्य क्या है। तो राज्य सरकारों के सहयोग से भारत के सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रगति की योजना बनाकर पुस्तक आंदोलन को बढ़ावा देना इनका सबसे पहला उद्देश्य है। ग्रामीण जनता तथा प्रौढ़ों में अध्ययन प्रवृत्ति जागृत करना इनका दूसरा उद्देश्य है। एक राष्ट्रीय ग्रंथालय नीति तैयार करना एवं नीति को केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनाने के लिए प्रयत्न करना भी इनका उद्देश्य है। और विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित करना तथा अपनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना, ये भी इन्हीं का उद्देश्य है। अभी तक जो 19 राज्यों में क्या है, यह आपको पुस्तकालय अधिनियम पारित है। यह किनके सहयोग से? यही राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की सहयोग से। और बिस्मा राज्य जो है तेलंगाना, वहाँ पर तो पारित हो गया है लेकिन लागू नहीं हुआ है अभी, इसीलिए 19 ही माना जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा गठित स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालय को अनुदान देना और राष्ट्रीय ग्रंथालय, राज्य केंद्रीय ग्रंथालय, जिला ग्रंथालय द्वारा संबंध कर एक राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क या सिस्टम को स्थापित करना भी RRLF का ही क्या है, यह काम है। RRLF का सार्वजनिक पुस्तकालयों को तकनीकी सहायता कौन प्रदान करता है? RRLF। सरकार को ग्रंथालय कार्यक्रम में परामर्श कौन देता है? RRLF। तो ये सब पूछता है, यही पूछ देगा आपको कि सरकार को ग्रंथालय जो है कार्यक्रम का परामर्श कौन देते हैं? तो आपको जो है कौन देता है? यह RRLF देता है।
देश के क्षेत्रीय ग्रंथालय सेवा केंद्र की स्थापना कौन करता है? तो यह RRLF ही करता है। ग्रंथालय सूचना विज्ञान में अनुसंधान को गति कौन देता है? तो RRLF। ये सब क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप इस पर भी क्या करें, फोकस करें। तो ये ग्रंथालय हो या सूचना विज्ञान हो, इस सब पर जो है फोकस कौन देता है? RRLF करता है। अब देखिए RRLF के प्रकाशन कौन कौन से हैं। तो RRLF का प्रकाशन जो है सबसे पहला है बुक्स फॉर द मिलियन एट दियर डोर स्टेप। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया। इसको याद करना पड़ेगा, इसी में 3 गो ऑप्शन दे देगा या 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, इस तरह से। इंडियन लाइब्रेरीज ट्रेनिज एंड परस्पेक्टिव्स, ये भी RRLF का प्रकाशन है। और न्यूज लेटर भी RRLF का प्रकाशन है। टैगोर बिब्लियोग्राफी RRLF का प्रकाशन है। ग्रंथाना भी RRLF का ही प्रकाशन है। ये कुल 6 प्रकाशन जो है किसका है? RRLF का है। देखिए RRLF का अन्य कार्यालय कहाँ है? तो RRLF का अन्य कार्यालय जो है नॉर्थ ईस्ट जोन में है। सबसे पहला कौन है यह? अंबारी कामरूप असम। नेक्स्ट है ईस्टर्न जनरल ऑफिस, यह कहाँ है? तो सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता में। और तीसरा है नॉर्थर्न जनरल ऑफिस, ये कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में है। और वेस्टर्न जनरल ऑफिस कहाँ है यह? तो भगत सिंह मार्ग मुंबई में है। और साउथर्न जनरल ऑफिस कहाँ है? तो यह चेन्नई में है। कहाँ है यह? चेन्नई में है। तो यही RRLF के जो है कार्यालय है। ये RRLF का कार्यालय हुआ। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलता हूँ। राजा राम मोहन राय फाउंडेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो 22 मई 1972 को, या सीधे मई 1972 भी रहेगा। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो DD 34 सेक्टर 1 सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता में है। DD 35 सेक्टर 1 सॉल्ट लेक दिल्ली, सिटी कोलकाता नहीं, कौन सा होगा? तो DD 34 सेक्टर 1 सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता में है। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 22। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता। राजा राम मोहन राय के प्रथम निर्देशक कौन थे? तो BP बरुआ। और नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर DP चट्टोपाध्याय। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए कौशल विकास कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है? तो RRLF के द्वारा। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में पुस्तकालय सूचना नीति को किसने लागू किया है? RRLF ने। किस संस्था की शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास में विशेष भूमिका है? UGC। डायरेक्टरीज ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया किस पुस्तकालय का प्रकाशन है? तो राजा राम मोहन राय फाउंडेशन का, RRLF का। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के अधीन कौन से पुस्तकालय आते हैं? प्राथमिक से लेकर के उच्चतर शिक्षण संस्थान। प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय के अंतर्गत किस उम्र के विद्यार्थी आते हैं? तो 5 से 10 वर्ष। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रारूप बनाने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BP बरुआ। और संस्कृति मंत्रालय ने नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? तो प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में किया गया है। हर गांव भारत की अंगूठी है और पुस्तकालय अंगूठी में जुदा हुआ नगीना, यह कथन किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। बहुत बार पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने क्या कहे थे? हर गांव भारत की अंगूठी है और पुस्तकालय अंगूठी में जुड़ा हुआ क्या है? नगीना है। किसने कहा था? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। भारत में राष्ट्रीय सूचना नीति के प्रारूप को किसने तैयार किया था? तो इल्ला और
RRLF दोनों मिलकर के यह क्या किए, राष्ट्रीय सूचना नीति के प्रारूप को तैयार किया है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किस प्रकार का संस्थान है, तो केंद्रीय स्वायत्त संगठन है यह। नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी कब बनी, तो यह मई 1986 ईस्वी में बनी थी। कौन सा संगठन सार्वजनिक पुस्तकालयों के निर्देशिका का निर्माण करता है, तो ये RRLF। RRLF का संबंध किस पुस्तकालय से है, तो सार्वजनिक पुस्तकालय से। राजा राम मोहन राय फाउंडेशन ने किस वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति के कार्यदल का गठन किया था, तो 1981 ईस्वी में। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया गया था, तो वर्ष 1983 ईस्वी में तैयार किया गया था। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी का अध्यक्ष कौन है, मानव संसाधन विकास मंत्री, केंद्र सरकार। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो श्री कंचन गुप्ता। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी की स्थापना किस सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत हुई है, तो पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी किस मंत्रालय के अधीन है, तो संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी का प्रधान कार्यालय किस स्थान में है, तो कोलकाता सॉल्ट लेक। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी की वित्तीय सहायता कौन करता है, तो केंद्र सरकार। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को किस नाम से जाना जाता था, रैले कमीशन। ये सब बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सैडलर कमीशन का संबंध किस विश्वविद्यालय आयोग से है, तो कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग से है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश से हुई थी, तो राधाकृष्णन आयोग। यूजीसी ने पुस्तक बैंक योजना का संचालन किस वर्ष किया, 1963-64 में किया। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 किस नाम से जाना जाता है, मुदालियर आयोग। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, BBI है। किस समिति ने विद्यालय को बौद्धिक प्रयोगशाला का रूप दिए जाने की सिफारिश की थी, तो मुदालियर आयोग ने ही किया था यह। किस आयोग ने अपनी सिफारिश में विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिए पूरे संस्थान के बजट का 6% बजट आवंटित करने की सिफारिश की थी, राधाकृष्ण आयोग ने। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, सैडलर आयोग ने। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN किसके अंतर्गत कार्य है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन MHRD। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN का कार्यालय किस वर्ष कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, 2011 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली जो है क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN का ISBN प्रदान करने वाला कार्यालय कहाँ है, अब नई दिल्ली में है, पहले कहाँ था, कोलकाता में था। भारत में ISBN का प्रदान करने वाला संस्था कौन है, RRLF। ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। RRLF द्वारा अपने मैचिंग अनुदान के तहत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को किस अनुपात में अनुदानित किया जाता है, तो 1910 9:1 का। RRLF द्वारा अपने मैचिंग अनुदान के भी तहत विकासशील राज्यों को किस अनुपात में अनुदान मिलती है, 3:2 अर्थात 60-40 में। RRLF द्वारा अपने मैचिंग अनुदान भी तहत विकसित राज्यों को किस अनुपात में अनुदान देती है, 50-50। RRLF द्वारा बेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड किसे प्रदान किया जाता है, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी को। RRLF की स्थापना किस विकसित करने के लिए किया गया था, सार्वजनिक पुस्तकालयों को विकसित करने के लिए किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास। RRLF की संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है, तो संस्कृत मंत्रालय। RRLF का संस्था प्रधान होता है कौन सा, निर्देशक। और RRLF द्वारा किस संस्थान के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा प्रदान किया जाता है, तो नेहरू युवा केंद्र। आज की क्लास राजा राम मोहन राय फाउंडेशन लाइब्रेरी फाउंडेशन पर आधारित थे और यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल जो है इफ्ला के बारे में क्लास है,
आप इसके बारे में अध्ययन करके आएंगे ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। आप लोग स्टडी मटेरियल्स को भी पढ़ें। आपका स्टडी मटेरियल सेशन में स्टडी मटेरियल्स या अवेलेबल हैं, आप वहां पर भी जा कर के पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।